अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रदर्शनी फरमा आज के मुतकबिर अनान साहब और मजीद बेदार साहब और दीगर और हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मजीद साहब के लिए मैं भी आया हूँ। जिस दिन में परसों सुना बहुत तकलीफ हुई। हमारे मानव अलगुनी का एक ग्रुप है उसमें उनकी इत्तला भी हुई थी। उसके बाद फिर आज जब से थोड़ी देर पहले एजाज ने मुझे फ़ोन करे कि ऐसा प्रोग्राम है मैं जल्दी से आ गया। तो मैं बहुत यकीनन बहुत तकलीफ है। हम लोग मैं उनके साथ मैं एजाज के साथ था। तो हम लोग 2010 में जर्नलिज्म का कोर्स किए थे मानव यूनिवर्सिटी से। तब हमारे साथ 2 साल जजवी साहब हमारे साथ थे। तो हमारी क्लास में सब लोग देख के परेशान हो जाते थे कि जितने असातिज़ा हमारे जो उम्र के थे उनके उससे ज़्यादा बड़े जजवी साहब की एज है, इस उम्र में क्यों आए पढ़ने। तो सबको बोलते थे कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। लोग बोलते हैं लेकिन मैं इस पर अमल कर रहा हूँ बोलते थे। और हमारे साथ ऐसा मिल जाते थे कि जैसे हालांकि वो एज में बड़े लेकिन उनको कोई किसी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता था। जैसे हम उम्र होते हैं जैसे उस तरह से हमारे साथ बैठते थे करते थे। वो सहाफी थे, इतने लोग बोलते थे कि मैं सहाफी इतने साल था प्रिंट मीडिया पे, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्योंकि दौर में सोशल मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो मुझे ये चीज़ें जानना है। उसके लिए मैं टीवी प्रोडक्शन का जो था उसमें हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, इंगेज हुए थे। उसमें डॉक्यूमेंट्रीज हमें बनाना पड़ता था 3-4 अलग-अलग किस्म के। तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज की जो शूटिंग होती थी उसके लिए हमको अलग-अलग साइट पे जाना पड़ता था। हम लोग कुश्ती का करे थे और हादसे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए थे। तो उसमें स्क्रिप्टिंग में हमारी बहुत सारी मदद करे थे रिजवी साहब उसकी स्क्रिप्ट लिखने में। उसके बाद हम लोग बोले कि रिजवी साहब आप स्क्रिप्ट का तो हो गया है काम, अब आप इसके लिए शूटिंग के लिए बताइए, आप यहीं पर रहिए, हम लोग चले जाते हैं वहाँ पर। तो नहीं मुझे आना पड़ेगा, मैं देखूंगा वो स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा, वो जम रहा है कि नहीं उनका इंटरव्यू ले रहा है तो फिर हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। और फिर उनको सीखने का बहुत शौक था। कैमरे के पीछे आके फिर रिकॉर्डिंग सीखते थे, एडिटिंग सीखते थे, पूरा जो टीवी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हर तरीके से इन्वॉल्व होते थे। ऐसा नहीं है खाली एडमिशन लिए बोले था। तो उनका बहुत सारा हमारे साथ सपोर्ट था उनका। उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्रीज बनने में उस तरह से जो है जिस तरह हम आउटडोर शूटिंग पे गए तो हमारे साथ बहुत मेल मिलाप बढ़ गया था। और आम दिनों में तो आते ही थे लेकिन उस दिन तो एक दिन भी नाका नहीं करते थे। उल्टा उसमें जो बैच होते थे 3-4 अलग-अलग लोगों को अलग-अलग देते थे कि डॉक्यूमेंट्री एक 8 स्टूडेंट्स का अलग बैच, एक 8 स्टूडेंट। तो उनको सिर्फ एक में पार्टिसिपेट करना रहता था जिसमें उनको मार्क्स मिलते थे, लेकिन वो 3-4 हर डॉक्यूमेंट्री में पार्टिसिपेट कर देते थे कि नहीं मेरे को शौक है। उनका जो शौक जस्तजू रहता था उसकी खातिर जो है हर किसी में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो बहुत से उनकी यादें हमारे साथ हैं और वो हमेशा कभी-कभी मेरे से फोन पे बात भी होती थी। इससे पहले भी इससे हटके भी हम जब ये कोर्स खत्म हो गया तो हमारे से ताल्लुकात जो है उनके थे, तो कभी भी कुछ ऐसी बात नहीं थी करती। इससे पहले भी याद है 1.5 साल पहले मेरे बड़े भाई साहब को जो है कैंसर हो गया था। तो मुझे जब एकदम से याद आया कि रिजवी साहब के एरिया में कैंसर हुआ था, उससे उनसे ताल्लुक से मैं उनसे एडवाइस लिया। बहुत सारे मुझे मशवरे दिए लोग कि कहाँ ट्रीटमेंट कराए, कहाँ जाना सही है, कहाँ जाना सही है। बहुत सारी उनकी हेल्प थी उस बारे में। और पिछले 2-3 महीने पहले भी मैं उनको कॉल किया था किसी ताल्लुक से बात करने, तो बहुत सारा याद करके फिर हम लोग मिलेंगे करेंगे। और मानो उन्होंने की हर मीटिंग में हर साल जो होती थी साल में एक बार तो उनसे मैं जरूर मुलाकात करता था। उसके अलावा जो दूसरे अजला में या कहीं पर होते थे तो उसमें मैं नहीं जा पाता था, लेकिन वो तो जा पाते थे, उनके फोटोज मिलते थे, उनसे फोन पे बात होती थी। तो उनकी यादें हमेशा याद रहेंगी। और उनका जो हौसला था, जज्बा था इस उम्र में, उसको देखकर हमको भी हिम्मत आती थी कि हम भी इसी तरह से करें बोलके। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए। न सिर्फ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिए बल्कि उनके सवाब खैर के लिए आपके जो हो सकता आप उनके नाम से जो है सदका फ़ितरा अदा करते रहिए। बस अपने इतने ही ख्यालात का इज़हार करना चाहूँगा। और जो आज की मुंतज़मीन ने जो महफिल आज की उनके लिए इज़हार के लिए जो मुनक़्क़िद की उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हमीद सो गए नास्ता कहते कहते कि एक उदास नहीं है किसी की मतलब है कि कोई जश्न या खुशी मनाने के लिए नहीं।
हम हमारे कभी इस शहर के बेहतरीन था उसके बेहतरीन जानकार राजधानी देंगे यकीनन बात करें इस मौके पे निकलना मुश्किल है कि कल तक जो हमारे साथ थे कल तक बीते हम जो इस्तेमाल करते थे जो बड़े दिक्कत बातें बड़े दिक्कत बात बड़े दिक्कत हालात से बयान करते थे शहर के हालात शहर से अंदर अखबार के हालात शहर के ऊपर बारों के हालात बहुत सारे जो है शहर की जो भी वाक़यात होते थे तो सारे वाक़यात या फिर जो है उन्होंने जो देखा था अपनी जो है कैरियर में अपने साथ अपने दौर में उसमें से बहुत सारी चीज़ा जबकि हमारी उनसे मुलाकात होती है कुछ ना कुछ नई बात हमको बताते और कुछ ना कुछ सीखने को हमको मिलता उनके साथ थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी सन 2009 में जब हमने जो है यूनिवर्सिटी में नाम करने का पीड़ा उठाया था मुझे वहाँ से एडिटोरियल सेक्शन को जो है हेड करने का मौका मिला था और हम वहाँ की बुनियाद रख रहे थे एक नए उर्दू चैनल की बुनियाद रख रहे थे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के नाम से। तो उस वक्त हैदराबाद साहब जो है उनसे अखबार से वाबस्ता थे और अखबार का दफ्तर हमारे दफ्तर के बिल्कुल पास में आपके गायकी इमारत में तो आते जाते सुबह शाम उनसे मुलाकात हो जाती थी वहीं हमारी उनसे बातें हुई वहीं हमारे ताल्लुकात उनसे बने बहुत गहरे हुए उनकी बातें सुनने का एक मौका मिला उनके तजुर्बात को जो है जानने का एक मौका मिला और उन्होंने बहुत मुस्तफ़ीद किया हमको अपने रबी मशवरों से। तो उसके बाद से ही जो है एक सिलसिला था मुख्तलिफ अलवी तकरीब मतलब एक जितनी भी अलवी तकरीबें होती थी यहाँ पे जो है कोई सहाफ़ियों के हवाले से कोई जो है महफिल होती थी तो उस महफिल में मिलने का हमको इत्तेफाक होता था या फिर जो है मौका मिलता था तो वहाँ बहुत सारी बातें होती थी और हमारे जो ताल्लुकात थे वो गहरे होते चले गए थे। कुछ दिनों पहले जब कोरोना की जो है वबा चल रही थी तो उस वक्त जो है उन्होंने अपने इस वबा से मुतासर होने का वाक़या सुनाया और उस वक्त उनके हौसले का इजाफा था कि हम सोचते थे कि शायद इतने हौसले वाले लोग दुनिया में मौत को जो है एक तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि शिकस्त देने का मसला ऐसे ही लोगों में होगा। रज़वी साहब को जो है कोरोना की वबा से मुतासर हुए थे लेकिन उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी। ये जो है उनका जो है हौसला था हिम्मत थी उनसे हमने बहुत सीखा। मतलब एक उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि इससे मुतासर होने के बाद मैं यहाँ से जो है बाहर निकल पाऊँगा और अजीब इत्तेफाक के अस्पताल वालों ने भी मुझे एडमिट कर दिया। मतलब वो ज़माना ही बिल्कुल पुराशोर था किसी अस्पताल में जो है बेड पे रहा था अफरा तफरी का माहौल था सुधरा का माहौल था पूरे शहर में एक मतलब एक वीरानी शहर में छाई थी शहर के पूरे हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में वीरानी छाई थी। उस माहौल में उस वीरानी में एक हौसला अगर किसी ने किसी से देखा है किसी से जो है पाया है तो वो हैदर अली साहब यकीनन उन्होंने कोरोना को तो शिकस्त दी लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर वो हम सबको जो है छोड़ के चले जाएंगे बहुत आसानी से। यकीनन अभी जो है हमारे मौजूद बता रहे थे उनकी जो है किताब का जो तस्करा कर रहे थे अभी मैं कलम कैसे रखूँ तो उस पर भी मैंने उनसे बात की थी उन्होंने कहा था कि अनुमान कैसा लग रहा है। उर्दू मस्कर में बड़ा शानदार जो है तकरीब हुई थी उनकी किताब की असमिजरा की बहुत सारे लोग आए थे साहब के अभी के बहुत सारे लोग वहाँ मेहमान थे तो उन्होंने पूछा था कि ये उन्वान के बारे में क्या ख्याल है तो मैंने कहा था कि ये उन्वान ये जाहिर कर रहा है कि आप में आज भी वही हौसला है जबकि आपने सहाफत जो ज्वाइन की उन्होंने सुनाया था मुझे वाक़या कि जब वो स्टूडेंट हुआ जब 18-20 साल की उम्र में हुआ करते थे तो उन्हें लिखने का बहुत शौक था और मजमून लेके सियासत के दफ्तर जाया छापने के लिए तो एक बार एक छपा दूसरी बार एक छपा तीसरी बार एक छपा तो बहुत मायूस हो गए थे। जब चौथी बार मजमून अपना लेके गए थे तो अगला निकाले उन्होंने मजमून लेने से इनकार कर दिया था। तो मायूसी की हालत में जब वो अपना मजबूत की कापी लिखे दफ्तर के बाहर निकल रहे थे तो वहाँ जिगर साहब ने उनको देख लिया उनकी जो है उनके चेहरे को पढ़ लिया था जिगर साहब ने उनको बुलाया उनका मजमून देख
था कि वो जिगर साहब का इत्तेफाक रखा कि दूसरे दिन और बाद में छपा। फिर जब वो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मिलने के लिए गए तो जिगर साहब ने कुछ मतलब है कि कुछ बातें भी बताई कि मजमून लिखा कैसे जाता है, मजमून होता क्या है, क्या तरीके का आगे वगैरह वगैरह। तो हैदर अली साहब कह रहे थे कि पहली बार मुझे ये मालूम हुआ कि जब आप अखबार में मजमून देंगे तो मजमून की जो सतरें होंगी उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक सतर और दूसरी सतर के बीच में क्या होना चाहिए ताकि तस्हीह करने में आसानी हो, तस्हीह करने का मौका मिले। मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, इसका तहरीर से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये बात बड़ी अहम थी कि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में आपको गैप चाहिए ताकि जो भी अखबार के मुदीर हों, वहाँ पे बैठे सब एडिटर हों, वहाँ पे बैठे साथी हों, वहाँ पे बैठे सभी लोग हैं, वो जब इसकी जो है करेक्शन करें, इसकी जो है एक तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं एडिटिंग करें, तो उनको मौका मिले कि वहाँ मजमून का मतलब है कि वर्ड कहाँ काटना है, कौन से वर्ड को सही करना है, कौन सा हिंदी की क्या गलती है, या फिर जो है मजमून में जुमला बेरब कहाँ है, ये सारी चीज़ें। मतलब उन्होंने कहा कि जिगर साहब ने अगर उस वक्त मेरा मजमून नहीं दिया था और जिगर साहब ने अगर मुझसे वो मजमून छापने के बाद मुझे हौसला अफजाई नहीं की होती तो आज मैं साहब नहीं होता। ये उन्होंने एजेंसी साहब ने कहा था। तो यकीन बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा जो है अहम लगेगा उसके 10-12-13 साल का था मेरे साथ मतलब मेरे ताल्लुक होते रहे। अगर मैं बोलने बैठूँ तो शायद बहुत वक्त लग जाए, लेकिन ये मौका की बहुत सारी बातें बोलने का नहीं, बहुत मतलब एक अफसोस की बात है, जो है एक गम का मौका है। यकीनन जो है हैदराबाद शहर में और सैयद साहब ने खोया है, एक अच्छे काम निकाल खोया है, एक बेहतरीन इंसान को खोया है। हम दुआ करें कि अल्लाह करे और उनके जो भी वाहिद हैं उसमें लगाने उनके घर के लोग, उनकी फैमिली के लोग सबको सफल से मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोर्स किया। तो उस वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बिल्कुल यंग बच्चा जिस तरह 7, 8, 9 क्लास का जैसा बच्चा इस स्कूल में क्लास में बैठ के तालीम हासिल करता, उसी तरीके से रज़वी साहब क्लास में मौजूद रहते थे। और हम दूसरे बच्चों की तरह उनसे हमेशा फोन पे बात करके ये पूछते थे, साहब सर नोट दिखा दीजिए ना, वो जिराक्स करा के भेज दीजिए ना। रज़वी साहब से इस तरीके से भी होता था। और जब प्रोफेसर क्लास में पढ़ाते थे तो वो लोग डरते थे रज़वी साहब से। रज़वी साहब जब पीछे बैठते तो लोग बोर्ड पे लिखने के लिए भी चमकते थे, पलट के पूछते थे रज़वी साहब सही है ना बोले, तो रज़वी साहब को डायरेक्शन देते थे, साहब ये ऐसा नहीं। और उर्दू की इंग्लिश की कई गलतियों को पकड़ते थे और पीछे बैठ के। जब रज़वी साहब हमारे साथ रहते तो हमको दिल में एक जज्बा आता था, अरे हम एक साथी नहीं थे, हम बुजुर्ग थे हमारे, लेकिन एक जज्बे के साथ हम उनके साथ काम करते थे। जब वो रज़वी साहब के मशवरे से हम जब हमारा कंप्लीट हो गया जर्नलिज्म कोर्स, सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद हम सोचे कि भाई हम पीएचडी करेंगे। लेकिन रज़वी साहब ये बोले कि पीएचडी करके क्या करते हैं, फील्ड में आओ काम करो, इंशाल्लाह अपने इसको आगे बढ़ाएंगे। अलुमनाई एसोसिएशन का इन्हें मन में जब बनाए तो रज़वी साहब की पूरी मेहनत थी उसमें, तमाम लोगों को इकट्ठा करें और मेरे से कहे कि आप सदर रहो, मैं पीछे रहता हूँ आपके। जब हम अलुमनाई एसोसिएशन बनाए, अलुमनाई एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी अच्छे से काम करते रहे, भाई भी हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरी रहे, मसूद साहब वाइस प्रेसिडेंट थे। तो अलुमनाई एसोसिएशन तो अभी भी काम कर रही है, लेकिन रज़वी साहब हर बार ये बोलते थे, जब भी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आता था रज़वी साहब का फोन मेरे को आता था, इधर साहब घर में बैठने का नहीं है आपको, आप ऐसे सदर की हैसियत से फौरी फलानी डिस्ट्रिक्ट को जाइए, वहाँ के बच्चों को यहाँ हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है बोल के बताइए। और स्कूल्स के हैदराबाद के कई स्कूल्स में रज़वी साहब भी बोलते थे अपन जाइए, यूनिवर्सिटी अपनी गच्चीबोली में अपने से 20 किलोमीटर में दूर है, लेकिन यहाँ के बच्चों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ के टीचर्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो अपना फरीजा है, वहाँ के तालीम याफ्ता है, अपन वहाँ से तालीम पूरी कंप्लीट करें तो अपना फर्ज है, अपन यूनिवर्सिटी को यहाँ पूरे हैदराबाद में फैलेंगे। तो शायद ये हैदराबाद के कई ऐसे स्कूल से, हर तकरीबन स्कूल्स में अलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से मैं रज़वी साहब, सरवरी साहब, प्रोफेसर सरवरी साहब हर प्रोग्राम में हम लोग पहुंचते थे। भाई साहब भी कभी आते थे, कभी हमारे मौलाना भी आते थे साथ में। हम लोग
रजवी साहब की एडवाइस पे हमेशा काम करते थे। रजवी साहब और मैं दोनों मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए थे। हमारा कोर्स था, कोर्स में डॉक्यूमेंट्री बनाने का था। तनाई का दर हमारे मसूद साहब यहाँ मौजूद है, जो पूरी कास्टिंग वगैरह हमारे मसूद साहब बनाए थे। तनाई का दर यूनिवर्सिटी में जो लोग देखे हैं, और रजवी साहब की जो उसमें एक्टिंग की, उन्होंने ऐसे वालिद थे जो बच्चे अपने पढ़ लिख के बाहर चले जाते, माँ बाप को हैदराबाद घरों में छोड़ देते अकेले, और वो अपनी लाइफ गुजारने के वास्ते बाहर चले एजुकेशन के लिए जाते, लेकिन अपनी लाइफ को वहीं पे कंप्लीट कर देते। तो उस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे। तो रजवी साहब की फिल्म, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिस वक्त हमारे स्टूडियो में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जब वो टेलीकास्ट की गई, तो शायद पूरी कंप्लीट लाइन बन रही थी और वो वीडियो चल रही थी। जब लाइन हुई तो हर आदमी की आंखों में आंसू थे। रजवी साहब की एक्टिंग ऐसी थी, वो एज ए जर्नलिस्ट ही नहीं थे, लेकिन एक्टिंग भी बेहतरीन शानदार थी। वो वालिद का रोल कर रहे थे और मैं उनके बच्चे का रोल कर रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते रह के जब वालिद को इंतजाम में लगा तो बच्चा अपनी वालिद की मैयत में भी नहीं आ रहा। उन्हें वहां से किसी कंट्रैक्टर को फोन करके बोलता, भाई अगर आपको बस कुछ ऐसा इंतजाम है, प्लान है कि तफसील का इंतजाम कर दो, मजदूरी पैसे भेज दे दो। तो उसका टाइटल था तनाई का दर। तो मेरा बोलने का मकसद ये था कि उन्होंने सिर्फ सहाफत में अपना झंडा नहीं गाड़ा, लेकिन एक्टिंग में भी अपना झंडा गाड़ा। उस दिन पूरे जितने स्टूडियो में तकरीबन 100-150 आदमी बैठ के वो स्टूडियो में फिल्म देख रहे थे, तो हर आदमी की आंख में आंसू आ रहे, वो स्टोरी देख के और उनकी एक्टिंग देखने के बाद। इसी तरीके से एक बार हम चांसलर हमीदा के पास गए थे एक दफा उनसे मुलाकात के लिए। तो वहां पे उनकी एक पीए थी, पीए जो नागालैंड की थी। तो रजवी साहब पूछे आप कहाँ के हैं? तो जब रजवी साहब बोले आप दूसरी कंट्री के हैं क्या? हमीदा अंदर रूम में थे, चांसलर जब बाहर आए रजवी साहब को बोले आपको नहीं मालूम नागालैंड हमारे हिंदुस्तान में भी एक है, वो वहां के हैं ये लोग। तो रजवी साहब और हमीदा के ऊपर जैसे गुस्से में आ गए। उन्होंने ये नहीं देखे, बात तो ये करने देंगे, उससे डायरेक्ट बात करो मैं आप कि वो हर किसी की बदलाव नहीं करने देते। और मुझे ये एक बात नसीब है कि मैं मालूम जब पढ़ाया करता था तो मेरे से स्टूडेंट को आए, एक साल में वहाँ पढ़ाया करता था इसीलिए स्टूडेंट को, तो उन्होंने दाखिला लिया था जब, और जैसे कि उन्होंने कहा पूरे साहब ने कि वो किसी को नहीं बख्शते थे, क्योंकि जो गैर मुफ्ता लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, वो जब गलती करते थे, क्योंकि वहाँ ये देखा गया कि औरत को अधिक से लिखने वाले भी थे, साधवान में फर्क महसूस होता, संतुल में फर्क महसूस नहीं होता। तो ये चीजें थी, तो वो देखे बहुत गहरा होता करते थे। जहाँ तक रजवी साहब के बाद जावेद कमल साहब ने बात कही कि कलम टूट गया, उनका कलम टूट नहीं गया, बल्कि कलम मैं समझता हूँ कि अपने अल्फाज के जरिए, अपने जुमलों के जरिए, अपनी किताब के जरिए, अपनी मुस्कुराहट के जरिए जिंदा। उन्होंने एक बात लिखी थी डॉक्यूमेंट्री के बारे में कि जब वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की थी, और रोज ये किरदार ये था कि वो ऑस्ट्रेलिया में उनका जो लड़का है उसका किरदार अदा कर रहे थे, उनके बाप का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन हकीकी जिंदगी में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो डॉक्यूमेंट्री का लड़का था वो ऑस्ट्रेलिया में रह गया था, लेकिन हकीकी जिंदगी में देखा जाए तो जब उनका इंतकाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जो उनका लड़का था वो अपने बाप के जनाजे में मौजूद था। ये जो फर्क होता है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक औलाद का सवाल है, औलाद सवाब जारिया होता है, औलाद के अंदर अमल का, हमें अमल औलाद के हर अमल जो है वो रोटी के लिए, चाहे माँ हो या बाप हो, उनके लिए सवाब जारिया की हैसियत रखता है। और मैं समझता हूँ कि रजवी साहब के जो फर्जंदान हैं और जो पुत्र हैं, इंशाल्लाह उनके जो अमाल हैं वो जरूर उनके लिए सवाब जारिया कर जाते हैं। जैसे कहते हैं कि बख्शिश की जहाँ तक बात होती है तो आप देखते हैं यहाँ पर अली भी है, हैदर भी है, नजरी भी है। तो अंदाजा कीजिए कि नाम की जो बरकत है वहाँ अली भी है, हैदर भी है, नजरी भी है। तो यहाँ फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे अहम बात होती है। और बहुत आशिक अहले बैत है, ये बहुत बड़ी बात है। ईमान का जो दारोमदार होता है अहले बैत आपकी मोहब्बत पर मुनहसर होता है। अगर वो ना हो तो आपका ईमान गया।
یہ چیز آپ میں تھی. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ اتحاد بین المسلمین کے وہ بہت زیادہ حامی تھے. کبھی یہ نہیں کرتے تھے یا اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ جب بھی ہم سے بات کرتے تھے تو اتحاد کی بات کرتے تھے. اور ان کے مضامین میں بھی آپ دیکھیے کہ مظلوم جو ہوتے تھے ان کی تعریف کرتے تھے, ظالموں پر برہم ہوتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, یہ نہیں کہتے تھے, بلکہ جو ظالم ہے اس کی مذمت کرتے تھے اور مظلوم کی تعریف و حمایت کرتے تھے. اور جو مظلوم کی تعریف و حمایت کرتا آپ سمجھیے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. یہ کام ہے. اور جہاں مظلوموں کی مدد کا اور مظلوموں کی تعریف و حمایت کا جو سبق ملتا ہے کربلا سے ہمیں ملتا ہے. اور رفیع صاحب اسی سبق کو لیے آگے بڑھے تھے اور ہمیشہ ان کی تحریروں میں مظلوموں کی تعریف و حمایت ہوا کرتی تھی اور برہمی بھی ہوا کرتی تھی. اور آپ کو جب جیسے ہوا کرتے تھے, مجالس ہوا کرتے تھے, محفلیں ہوا کرتی تھی, تو وہ بعض چیزوں کو لے کر ناراض بھی ہوتے تھے, لیکن ان کی ناراضگی مستقل نہیں ہوتی تھی, عارضی ہوتی تھی. اور پھر وہ جو اچھے دل کے انسان ہوتے ہیں بڑبڑ کہتے ہیں نا احمد لینے میں, تو وہ بول دیتے تھے, لیکن بعد میں انہیں ضرور احساس ہوتا تھا اور بعد میں وہ آپ سے خدمت بھی اختیار کر لیتے تھے. یہ بہت چیز اہم ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں انسان کے لیے, کیونکہ دوسروں کے لیے انتقام کا جذبہ رکھنا, دوسروں کے لیے حسد و جلن کا جذبہ رکھنا, یہ اچھے انسان کی نشانی نہیں ہوتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ غرور و تکبر سے بچو, گھمنڈ سے بچو, جلن و حسد سے بچو, غیبت سے بچو. اس طرح کی باتیں دین اسلام میں جو تعلیم ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر اس پر ہم عمل کریں, ورنہ زندگی بیکار ہے. میں سمجھتا ہوں صرف آپ گفتہ کے غازی بن جائیں لیکن کردار کے غازی نہیں بنیں گے تو وہ بیکار ہے. اب آئے آپ بڑے باتیں کر دیے, بڑے بڑے تقاریب کر دیے, بڑے احادیث پیش کر دیے, محفل بڑا کر سے بٹھا کر آپ سنا دیے, یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامل نہیں ہوں گے. ویسے تو کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی کامل نہیں ہو سکتا. لیکن انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو بولتے ہیں, آپ جو لکھتے ہیں, آپ جو پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں. یعنی آپ گفتار کے بارے میں بنے بلکہ کردار کے ساتھ بنے. یہ بہت اہمیت رکھنے والی بات ہے. بھائی کی تقریر سنا تھا, میں حاجی صاحب کی تقریر سنا تھا, جب ہم گفتہ دیکھنے کے لیے وہاں دائرے بھی پہنچ گئے تھے کہ وہاں پر ترقی ہونے والی ہے. میں ہمارے دائر مانی صاحب, اکبر علی صاحب وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, تو پہنچے تو وہاں معلومات کے 11:30 بجے آئے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مرحوم کے گھر کو جائے. تو گھر کو جب گئے تو وہاں ہم دیکھے کہ ان کے فردان سے ملاقات ہوئی لیکن نہیں ہوئی. تو لوگ آپ کو پوچھا دے رہے تھے, تو میں یہ سمجھا کہ آپ بہت قریبی رشتے دار ہوں گے. تو آج معلوم ہوا کہ آپ قریبی رشتے دار نہیں بلکہ آپ دوست احباب میں بھی شامل ہیں جو ان سے خبر رکھتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو انسان اس طرح آپ کو تو جانا ہی نہیں دیتا بھی, لیکن جس انداز میں آپ اپنے نفوس چھوڑے جاتے ہیں, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے تحریر کے ذریعے, اپنی تقاریر کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے, اور اپنے جو حوصلہ جو دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, جو رویہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے جو نفوس چھوڑ جاتے ہیں وہ گہرے نفوس ہوتے ہیں. یقین مانیے انسان چلا جائے صاف تک انسان ہے, اس کے بعد اس کی جو تحریریں ہوتی ہیں, اس کی جو باتیں ہوتی ہیں, اس کی جو یادیں ہوتی ہیں, وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اب یقین مانیے جب آپ کے گھر میں مدارس ہوں گی تو وہ یاد آئیں. ہمارے پاس جب اگر محفلیں ہوں گی اس طرح صحافی تو وہ یاد آئیں, ان کی باتیں یاد آئیں, ان کی نصیحتیں, ان کی مشورے یاد آئیں. یہ چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. تو بہرحال جو صاحب کو تاثر پیش کرنے اور یہ خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. میں تدوین سے تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ بولنے کا موقع دیا, لیکن چونکہ میرے پیش و تقریر میں کافی کچھ رضوی صاحب کے بارے میں کہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اور کچھ کہنا, خاص کر ریاض صاحب کی تقریر کے بعد کچھ کہنا میرے لیے محال ہے. اتنا ضرور کہوں گا کہ رضوی صاحب باخلاق, باکردار اور ملنسار اور ہر کسی سے ہنس کر ملنے والی شخصیت تھی. اور جب کبھی بھی ملتے وہ جو ہے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے, ہم جیسے لوگوں کی تو بہت زیادہ کرتے. جب یونیورسٹی میں وہ کورس کر رہے تھے تب ان سے زیادہ ملاقات ہوتی. اس کے بعد پھر چوائس ہوٹل میں جو ہماری بیٹھک ہے, اس بیٹھک کا وہ ایک اہم رکن تھے, اور وہاں پر جب بھی آتے نہ صرف یہ کہ سیاست اور معاشرت کی بات ہوتی بلکہ
मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस और मुबाहिसा में होता, खासकर डॉक्टर यावर अली महवर के साथ कई ऐसे मुबाहिसे हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी मुबाहिसों को, उन तलखियों को अपने दिल में नहीं रखा, बल्कि हंसकर टाल देते। और फिर जब चॉइस की चाय पीते तो वो चाय में तलखियाँ सारी डुबो देते और फिर जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते। बहरहाल आपने ऐसी उम्र में MCA किया जब आपको किसी हजम की कोई ज़रूरत नहीं थी, हालांकि आप पहले ही से पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रूल्स और नुकात है वो जानने के लिए या फिर उसकी एबीसीडी जानने के लिए आपने वो कोर्स ज्वाइन किया था। और माशाल्लाह जैसा कि भी मसूद साहब ने बताया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज लिखी थी, बल्कि डॉक्यूमेंट्रीज की हिदायत जारी भी की थी। मैंने खुद 2-4 डॉक्यूमेंट्री देखी हैं अपनी, खासकर एक डी फॉर डोंकी करके उन्होंने बनाई थी और एक थी तन्हाई का कर, एक टेलीफिल्म थी शायद, वो टेली ड्रामा था तन्हाई का कर, जिसमें उन्होंने ऐसे माँ बाप की कहानी को पेश किया था जो अपनी औलाद के इंतजार में गम कर देते हैं। और उसमें इजाज़ अली कुरैशी साहब ने उनके बेटे का किरदार अदा किया था। माशाल्लाह काफी दिल को छू लेने वाली वो टेलीफिल्म थी। और उससे हटकर जब कभी हम लोग बात करते तो वो न सिर्फ ये कि नसीहतें करते, बल्कि ये भी कहते कि उनकी इंतकाल से एक 14 दिन पहले मेरी जब उनसे फोन पर बात हुई तो काफी आलूदा थे और ये कह रहे थे कि मियां वक्त का सही नहीं बोल सकते, बस हमारी लिए दुआ करिए। तो वो जुमा का दिन था, फेसबुक पर जब व्हाट्सएप पर जब हाजी जाफर भाई का मैसेज देखा कि जो है अली भाई को दवाखाने में शरीक किया गया है, फिर मैं ताहिर भाई साहब को फोन किया और ये कह पाया कि रात में हम शाम के मौका में हम उन्हें जो है हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लेकिन वैसा मौका ही नहीं रहा और दोपहर में उनके इंतकाल की इत्तला मिली। जिसके बाद भी फादर साहब ने ये बताया कि वो रहनुमा के लिए एक खुसूसी एडिशन रजी साहब के नाम से निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें मैं मजमून जरूर लिखूंगा। अगर आपके हाथ लगे वो एडिशन तो आप जरूर पढ़िए। कल उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाती है कि अल्लाह ताला करवट करवट में जन्नत नसीब करे और ये मग़फ़िरत फरमाए। बहुत खुश होगी, ये हमेशा ताकीद करते थे। और दूसरी चीज़ ये बता देते कि मैं जब भी परेशान होता था तो उनसे एडवाइस लेता था, सजेशन लेता था, जो भी उनके पास जाके तो वो बोलते थे कि बेटे हमेशा खुदा पे यकीन करा करो। तो सजेशन इतना अच्छा देते थे कोई भी चीज़ का कि मेरे कई मुश्किलात हल हो जाते थे। दुबई में रहता था मैं, जब एहतिसालात में था तो वो अपने प्रोमोशन के बारे में, अपने जो है सो प्रॉब्लम्स के बारे में सुनाता था तो बोलते एक ही बात बोलते थे, बेटे इसकी परवाह कभी मत करना, रिस्क की परवाह मत करना। और दूसरी चीज़ से ये बोलते थे कि तुम जब भी किसी मिलो करो, कोई तुम्हारे साथ उसका वो हो परेशान है या कोई जॉब के लिए या कोई चीज़ के लिए तुम्हारे से जो हो सकता पहले सब उस पर काम आ जाएगा करो। और ये लास्ट जब मजमून लिख रहे 30 नवंबर को, तो वो तकरीबन 29 के दिन 6 घंटे बैठ के लिखे वो मजमून। सुबह में जब गया भाई साहब से बैठने पूछने तो मुझे एक ही बात बोले कि बेटे ये आज मजमून लिखा हुआ हूँ कि कैसे साहब की पहुँचा दो उनसे ऑफिस में। तो इलेक्शन का कहना मैं बोला कि वोट डाल के जाऊँगा, नहीं तुम कैसा भी जो है 12 बजे के अंदर पहुँचा दो, ये मेरा आखिरी मजमून नहीं है, उसके बाद मैं मजमून नहीं लिखूंगा। तो थर्सडे नाइट के दिन वैसे ही हुआ, वो जो 3 बजे रात को स्लीप आउट हुए घर में, धीरे धीरे जो है सो 2 बजे जो है सो फिर डिक्लेयर कर दिए जूनियर। तो ये बहुत अफसोस है मेरे को कि इतना वालिद साहब यकीन के साथ हर बात बोलते थे करते थे। तो वही आपके सबका शुक्रगुजार हूँ और उनकी याद में जो जलसा रखा है आप सभी का शुक्रिया। सैयद अब्दुल हामिद मन्नान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ
کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا اور آج اس تعزیتی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا۔ حضرات، قرآن شریف میں جیسا کہ ابھی امام صاحب نے پہلے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، موت سے کس کو رسوخاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ مرنا مرنا ہے اور سبھی کو مرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبر تک کسی بھی مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے رشتے دار ہوتے ہیں، دوسری اس کی دولت یا شہرت ہوتی ہے، تیسرے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ ابھی قلم کیسے رکھ دوں، اس وقت میں اس وقت تک بھی میں صرف اخبار کے ذریعے ہے صاحب سے واقف تھی میری، شخصی طور پر میں بالکل بھی صداقت نہیں بھی تھی، میں واقف تھا۔ تو عبدالحامد صاحب نے کہا کہ بھائی میرے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، ان کی کتاب کے رسم کہا ہے آپ بھی تشریف لائیے، تو باہر میں چلا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ شاید میرے گھر بھی حامد صاحب وہ آئے تھے، مجھے لگا کہ شخص انتہائی منتصر المزاج اور مخلص آدمی۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے دوستانہ قائم رہا، گفتگو ہوتی رہی۔ آج ہی بھی ہے کہ کسی صاحبزادے کی شادی کی مجھے دعوت نامہ آیا تھا واٹس ایپ پر، لیکن اتفاق سے اس وقت میں سعودی عرب کے آج میں کام کا سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ آنے کے بعد بات ہوئی، ایز اے شفیق سرپرست کی طرح تھے، میں نے